ये चैप्टर 4 दिखाई दे रहा है आपको, पॉवर्टी। चैप्टर का नाम है हमारे पास पॉवर्टी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर नंबर जो 4 है, 4 से लेकर 7 तक, ये अकेला आपके एग्जाम में 22 मार्क्स का है शायद से। ये मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज की है, तो आप इसे मार्क कर लेना। चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक है। चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 9 तक आपका सबसे ज्यादा वेटेज का है ये, ठीक है। 22 मार्क्स का आता है, तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 4 पहले कराता हूँ और फिर लास्ट चैप्टर नंबर 4 से 9 करेंगे, उसके बाद हम पीछे आएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो है पॉवर्टी। बेसिकली ये रिवीजन है सारे, ठीक है। ये सारी आपको समरी दे रखी है, आपको इससे पढ़ना है। और जो मैंने आपको अलग से क्वेश्चन वाले जो नोट्स दिए हुए हैं, है ना, एक अलग से मोटा सा पीडीएफ और फोटोकॉपी दी थी ना इसी के साथ में, उसमें आपको इसके मैं क्वेश्चन आंसर मार्क करा दूंगा, फिर वो आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है इंडियन इकोनॉमी में। तो सबसे पहले देखो, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है इन एबिलिटी टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लाइक फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग इज कॉल्ड पॉवर्टी। मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन क्या है, इनेबल है, मतलब वो अनेबल है, मतलब वो क्या कहते हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि फूड हो गया, वो फूड के लिए फूड इकट्ठा नहीं कर पा रहा अपने लिए, शेल्टर मतलब घर नहीं ले पा रहा, या कपड़े नहीं ले पा रहा, तो ये सारी चीज जब नहीं हो पाती तो इस चीज को बोलते हैं, क्या हम पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है रिलेटिव एंड दूसरी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो पहली है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस रीजन और कंट्री इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी विच इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। रिलेटिव आप इसे ऐसे समझो कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। आप इस पर लिख लो ब्रैकेट में कंपैरिजन, ताकि इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। कि यहाँ पे देखो पॉवर्टी क्या हो रही है, डिफरेंट क्लासेस में, मतलब अलग अलग जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास है, ये रीजन्स, मतलब एक कंट्री के अंदर जो रीजन्स है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही है। कंट्रीज मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की जब कंपैरिजन, इन सब चीजों में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, किसके बेसिस में? पॉवर्टी के बेसिस में। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं, कोई यूपी है, मतलब यूपी स्टेट है, वहां पे हाँ, तू भी आ गया। गुड मॉर्निंग। ये 4 चैप्टर है, तेरे पे नोट्स नहीं है ना ये वाले तो? चल मैं ये भेज दूंगा। फिलहाल तू इससे अभी जो है दिख रहा है ना तेरे को, ये इसमें से पढ़ ले, ठीक है। मैंने तेरे को मैसेज इसलिए नहीं करा यार, तू मुझे लगा कि अभी भी तेरा रिचार्ज नहीं हुआ होगा। चल अभी तू इसी में देख। हाँ बिल्कुल, अभी अभी स्टार्ट करा है ये। लास्ट क्लास में जो जो कर रहे थे ना, जो चैप्टर एडीएस जो पढ़ने के लिए दिया था, बस वही कराया था और कुछ नहीं। वीडियो मैंने डाल दिया इसके, यूट्यूब पे भी डाल दिया, यूट्यूब पे देख लियो, चाहे इसी में यूट्यूब पे देख लियो, ठीक है। उस पे डाल दिया, टॉपर नोट्स के नाम से सर्च मार लियो, वहां मिल जाएगी। तेरे चैनल तो पता ही है ना? हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला पार्ट मैंने पूरा डाल रखा है, ठीक है। तो उससे तेरे को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ये हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर 4 पहले स्टार्ट करा है, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर वो बाद में करेंगे, पहले 4 से 9 तक करेंगे। 4 से 9 तक हमारा ओवरऑल 22 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अभी मैं बस ये बता रहा था कि पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन क्या होता है, एबल नहीं होता, मतलब किस चीज के लिए, फूड कलेक्ट करने के लिए, शेल्टर कलेक्ट करने के लिए, क्लोथिंग के लिए, इन सब चीजों को खरीदने के लिए, मतलब इन सब चीजों को लेने के लिए क्या होता है, वो एबल नहीं हो पाता। हाँ, उसके पास पैसे नहीं होते, तो इस चीज को बोलते हैं पॉवर्टी, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी का सिंपल मतलब ये है कि जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि यूपी में पॉवर्टी कितनी है, दिल्ली में पॉवर्टी कितनी है, या एक क्लास से दूसरी क्लास में, मतलब मिडिल क्लास में पॉवर्टी कितनी है, रिच क्लास में पॉवर्टी कितनी है, या फिर कंट्री वाइज की अमेरिका में पॉवर्टी कितनी है, इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, या फिर इंडिया का किसी और कंट्री से कंपैरिजन करना। तो मतलब बेसिकली जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है ना, उस चीज को बोलते हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। विच इज पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी विच इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। तो यहाँ पे इस चीज को मार्क कर लेना इतना सा। हाँ हाँ हाँ, रिलेटिव मतलब सिर्फ कंट्री नहीं, आपका यहाँ पे क्लास भी हो सकता है, आपका रीजन हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। आपको जो मार्क करना है वो आप यहाँ पे मार्क करो, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ, यहाँ से लेके इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री, इसे इतना इतना मार्क कर लो आप, ठीक है। तृप्ति, कर लिया? स्क्रीन नहीं दिख रही आपको?
तो आप एक काम करो तृप्ति, आप बैक करके वापस आओ। अ, आपके नेट में फिर दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, आप जाओ वापस होके आओ फटाफट। 10। हम्म। किसने बोला? अबे सब फेक है भाई, अभी कुछ नहीं है। अभी जब न्यू एग्जाम होंगे ना, तो वो पहले ही बोल दिया है, 15 दिन पहले बता देंगे। 15 जून से स्टार्ट नहीं है, ये बोला है कि जब एग्जाम होंगे तो आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज तो पहले भी आई थी, तो अभी कुछ इसमें वो नहीं है कि आपके एग्जाम अब कब होंगे। जब न्यूज आएगी तो सब पता चल जाएगा। अभी बस 10th वालों का हुआ है, 10th वालों की रिजल्ट की डेट आ गई है 20 जून। 10th वालों का रिजल्ट आएगा 20 तारीख, 20 जून को रिजल्ट आ जाएगा उनका, बस ये बताया है अभी। तृप्ति आ गई? स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही? हाँ दिख गई ना? अब आ रही है तृप्ति स्क्रीन? ठीक है ठीक है, चलो। और तो अभी हमने रिलेटिव पॉवर्टी देखी है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे कंपैरिजन करा जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज यूज टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब इंडिया में जो पॉवर्टी मेजर करी जाती है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन मेजर करी जाती है वो किससे बेसिस होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी से। ठीक है, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज यूज टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब इंडिया में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन से। पॉवर्टी लाइन इज द कट ऑफ प्रिंट दैट डिवाइड्स ऑफ द रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर पीपल spending 860 rupees on consumption in rural areas and 1000 rupees in urban area as per month are treated above the poverty line। बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, यहाँ पे एक्चुअल पॉवर्टी कितनी है आपके कंट्री में या आपके स्टेट में, उस चीज को बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, और इसको मेजर कैसे किया जाता है? पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे किया जाता है। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है वो देखो यहाँ पे लिखा है कि इस चीज को आप मार्क कर लेना। पीपल स्पेंडिंग 816 रुपीज इन कंजम्पशन इन रूरल एरियाज एंड 1000 रुपीज इन अर्बन एरियाज आर पर मंथ ट्रीटेड एज पॉवर्टी लाइन। मतलब एक रूरल एरिया मतलब गांव में अगर एक पर्सन 816 रुपए से कम खर्च कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन 816 रुपए से कम खर्च कर रहा है गांव में, तो वो क्या होगा? पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगा। वो ये पर मंथ की बात हो रही है, ठीक है। 816 रुपए पर मंथ क्या हो रहा है? एक गांव का आदमी 816 रुपए से कम खर्च कर रहा है पर मंथ, तो वो क्या हो जाएगा? पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगा। और वहीं एक आदमी या एक फैमिली, एक पर्सन ही कह सकते हो, जो एक अर्बन एरिया मतलब एक शहर में है, जो क्या कर रहा है? पर मंथ 1000 रुपए से कम खर्च कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा। कहाँ पर? अर्बन एरिया में। तो दोनों में चीजें समझ में आई क्या होता है? हाँ, ये मंथली डेटा दे रखा है कि रूरल एरियाज में 816 रुपए से क्या होता है? नीचे जितना खर्च करेंगे उसे बोलेंगे हम पॉवर्टी लाइन के नीचे। कहाँ पर? रूरल एरिया में। और 1000 रुपया पर मंथ से जहाँ पे कम खर्च होगा, कहाँ पर? अर्बन एरिया में, तो वो पर्सन क्या बोला जाएगा? अर्बन एरिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे। ठीक है, तो इस चीज को ना तृप्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इस पूरे टॉपिक को। इस पूरे टॉपिक को क्या करो? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम में क्या होता है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और इसका रिलेटिव पॉवर्टी के बीच का डिफरेंस आता है। आई बात समझ में? तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉवर्टी लाइन कट। पॉवर्टी लाइन कट का मतलब क्या होता है? Poverty line cutoff should be determined in terms of consumption, not income, because consumption reflects the actual usage of food and services by an individual, as income only shows the purchasing capacity। मतलब पॉवर्टी लाइन कट ऑफ का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी लाइन कट ऑफ का मतलब होता है बेसिकली जहां पर, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, पॉवर्टी लाइन कट ऑफ का मतलब होता है बेसिकली जहां पर कंजम्पशन के बेसिस पे देखा जाता है। मतलब ये देखा जाएगा कि कौन आदमी कितना गरीब है, ये किस बेसिस पे देखा जाता है? कंजम्पशन के बेसिस पे, ना कि इनकम के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि इनकम कंजम्पशन से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल यूसेज कितनी हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये लिखा हुआ है, एक्चुअल यूसेज कितनी हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, और एक इंडिविजुअल कितना
गुड्स एंड सर्विस यूज कर रहा है। और इनकम क्या बताती है, सिर्फ इनकम इतना बताती है कि वो कितना सामान खरीद सकता है, ठीक है। अगर जैसे कि इनकम है उसकी 10,000, मतलब मान के चलते हैं 1,000 रुपए इनकम है उसकी, तो वो 1,000 रुपए का सामान खरीद के रख सकता है। अब क्या पता वो उस एक सामान को 1 महीने चलाए, 2 महीने चलाए, है ना। तो इससे तो नहीं पता चल पाएगा ना कि कौन सा पर्सन कितना अमीर है कितना गरीब है। लेकिन वो जितना सामान खुद यूज करेगा, मतलब जितना सामान वो क्या करेगा, खुद ही ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहेगा, यूज करेगा, जितना कंज्यूम करेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये पर्सन कितना कंज्यूम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सिंपल बात ये है, जब बोलते हैं ना कि खाने तक के पैसे नहीं, उस चीज की बात हो रही है कि अगर पर्सन के पास खाने तक के पैसे नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएगा। और उसके पास खाने के पैसे है लेकिन वो क्या कर रहा है, सामान इकट्ठा करके रख रहा है, तो उसे पॉवर्टी नहीं बोलेंगे। क्योंकि उसने सामान लेके तो रख लिया ना, वो चाहे बाद में कभी भी यूज कर ले। ठीक है। अब इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये वाला जो पॉइंट है, पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन कट ऑफ का मतलब बेसिकली ये है, जहां पर मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन मेजर कैसे करी जाती है, यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। ऊपर हमने देखा पॉवर्टी लाइन मेजर कैसे करी जाती है, कि जहां पर एक पर्सन रूरल एरिया में है, 816 रुपए पर मंथ से कम खर्चा कर रहा है, तो उसे हम पॉवर्टी लाइन के अंदर बोलते हैं। और अर्बन एरिया में वही आदमी 1,000 रुपए से कम खर्चा कर रहा है, तो उसे हम पॉवर्टी लाइन के अंदर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिमिट बनी है 816 की और 1,000 रुपए की जो लिमिट बनी है, ये लिमिट बनी कैसे है, ये चीज हमें नीचे बताइए पॉवर्टी लाइन कट ऑफ में, ठीक है। और ये डिटरमाइन होती कैसे है, कंजम्पशन के बेसिस पे होती है, मतलब एक आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना स्पेंड, मतलब खर्चा करना, खर्चे करने का मतलब क्या होता है बेसिकली, और खर्चा किस पे किया जा रहा है, कंजम्पशन पे। अब वो आदमी चाहे उधार लेके खर्चा करे, चाहे खुद कमा के खर्चा करे, हमें मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पे देखना है कितना खर्चा कर रहा है। तो वही चीज है कि एक पर्सन कितना खर्चा कर पा रहा है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है या कितना पॉवर्टी लाइन के वो बाहर है, ठीक है। कंजम्पशन से हमें ये पता चलता है कि वो कितना एक्चुअल यूज कर रहा है गुड्स और सर्विस का, मतलब कितना वो एक्चुअल में यूज कर रहा है गुड्स और सर्विस, कितना कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इनकम से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि वो कितना खरीद पा रहा है, ठीक है। अब उसने खरीद लिया लेकिन वो उसे यूज ही नहीं कर रहा, संभाल के रख दिया, वो कम आगे चल के खर्च करेगा उसको, आगे चल के यूज करेगा उसको, तो उस टाइम पे हम थोड़ी ना बोल देंगे कि ये आदमी गरीब है, क्योंकि उसके पास तो पहले से सामान है ना, वो तो बाद में चल के यूज कर लेगा। अब गरीब उसको बोला जाएगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर उसको बोला जाएगा जिसके पास तुरंत सामान खरीदा, तुरंत उसने कंज्यूम कर लिया। फिर हम देखेंगे कि इसने 816 रुपए का कंज्यूम करा है या 1,000 रुपए का कंज्यूम करा है, डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन इन द बेसिस ऑफ रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। अब हमारे पास आता है कि पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैसे डिसाइड करी जाती है। वाइल एस्टिमेटिंग ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड, मतलब जब पॉवर्टी लाइन क्या कर रहे थे डिसाइड करी जाती है, तो सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंसीडर किया जाता है। इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी लाइन को जब मार्क किया जाता है तो कौन सा एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है, सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंसीडर किया जाता है। उसका आता है इंक्लूड्स फूड्स एंड नॉन फूड आइटम्स बोथ एंड पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज टेकन फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम। उसके बाद आता है कि यहाँ पे फूड आइटम्स भी इंक्लूड करेंगे, फूड आइटम्स के बेसिस पे देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन कैसी आ रही है, कि एक पर्सन कितना मतलब खाना खा रहा है, कितना खाना नहीं खा रहा। नॉन फूड आइटम जैसे भी ऊपर देखा था, क्लोथिंग वगैरह, शेल्टर वगैरह, ये सारी चीज हो जाएंगी। एंड पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन, मतलब यहाँ पे कैलोरी के बेसिस पे भी देखा जाता है कि पर्सन अमीर है या गरीब है, ठीक है। कैसे देखा जाता है वो देखो नीचे वाले लाइन में, हेड काउंट रेशियो शोज पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेटली फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब हमने क्या कर रखा है, पुअर और नॉन पुअर लोगों को डिवाइड कर रखा है रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में, ठीक है। रूरल एरिया में नॉन पुअर भी होंगे और पुअर भी होंगे, अर्बन एरिया में भी पुअर होंगे और नॉन पुअर भी होंगे, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है इसको मार्क कर लेना, ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क से पूछा जाता है कि कितनी क्या कहते हैं कैलोरीज बर्न करी जाती है, मतलब कितनी यूज करी जाएंगी। तो अर्बन पॉपुलेशन की जो कैलोरी है वो कितनी होगी, 2045। एंड रूरल एरिया की कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 2435। मतलब एक पर्सन अगर अर्बन एरिया में 2045 कैलोरी से नीचे आता है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो। और वही एक पर्सन जो रूरल एरिया में है और वो 2435 से नीचे कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रूरल एरिया में वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। आई बात समझ में।
तो दोनों चीज आप देख लो यहाँ पे फटाफट से, कि एक पर्सन को कैसे कैसे पॉवर्टी लाइन के अंदर देखा जाता है। पॉवर्टी लाइन के अंदर एक पर्सन को दो तरीके से देखा जाता है। या तो खर्चे के अकॉर्डिंग, मतलब वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, जो ऊपर हमने देखा था हमारा। या फिर हमारा हो सकता है, जो हमारे पास ये कंजम्पशन है इसके बेसिस पे भी हो सकता है, सॉरी, कंजम्पशन के बेसिस पे भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कैलोरीज के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो दो के बेसिस पे, एक तो कंजम्पशन के बेसिस पे और दूसरा कैलोरीज के बेसिस पे। कंजम्पशन के बेसिस पे कैसे, अगर एक पर्सन अर्बन एरिया में रह रहा है, मतलब शहर में रह रहा है, और उसके पास क्या है, 1,000 रुपए से कम खर्चा कर रहा है वो पर मंथ, 1,000 रुपए से कम खर्चा कर रहा है वो पर मंथ, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे बोलेंगे। और वहीं एक पर्सन है जो रूरल एरिया में रह रहा है, वो क्या है, 816 रुपए से कम कंजम्पशन कर रहा है रूरल एरिया में, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे बोलेंगे। तृप्ति, आवाज आ रही है ना? तृप्ति, तृप्ति, रोहित है नहीं क्या ये? रोहित नहीं है ये? अरे यार, कहाँ चली गई है? इसे बुलाओ फटाफट से, मैसेज करके बाहर से, ग्रुप पे मैसेज डाल दो। मैं करूंगा तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी क्लास की। कर दिया मैसेज? क्या हुआ, वो कुछ बोला? यार कैसे हो पाएगा, ये बार बार भाग जाती है, कि नेट में दिक्कत रहती है। मे बी। अच्छा, एक सेकेंड। मैं, मेरी तरफ से तो ये एक्टिव है, मैंने तो इसे क्या कहते हैं, एक्टिव कर रखा है। कहाँ चली गई? इसे कॉल करो, एक काम करो, मैं बंद नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा कॉल, इधर से बंद हो जाएगा। इसे कॉल करके पूछो क्या हो गया, ये आ क्यों नहीं रही। अच्छा, चल, तो अच्छा मैं करता हूँ उसको मैसेज। तो, तो क्या भेज रही है ये, वेटिंग फॉर टीचर इंटरनेट इशू। और ये क्या है, लेवर क्लासेस, एक काम करो। आ गई। कितनी आवाज आ रही है? अच्छा, चलो कोई नहीं, अब आ जाओ। तो मैं बता रहा था कि अभी तक आपने कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया बाय, मतलब ये सारी चीजें बता दी थी है ना, ये पूरा बता दिया था ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब बस ये कंपैरिजन बता रहा था मैं, कंपैरिजन सुन लो एक बार दोबारा से, कि यहाँ पर क्या है, जितनी भी
मतलब जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो दो तरीके से मेजर करी जाती है, ठीक है। एक है हमारे पास मेजर करने का तरीका, क्या, कंजम्पशन। यहाँ पे दे रखा है कंजम्पशन, कंजम्पशन ये वाला, सॉरी, एक है ये हमारे पास कंजम्पशन, और दूसरा है हमारे पास जो नीचे दे रखा है, ये है हमारे पास कैलोरीज, कैलोरीज के बेसिस पे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कंजम्पशन के बेसिस पे बताइए कैसे हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं, तो कंजम्पशन के बेसिस पे क्या होगा कि रूरल एरियाज में हम चेक करेंगे कि एक पर्सन की कैलोरीज, मतलब एक पर्सन कितने कंजम्पशन कर रहा है पर मंथ, तो रूरल एरिया में 816 रुपए पर मंथ वो क्या होना चाहिए, कंजम्पशन करना चाहिए, तब वो पॉवर्टी लाइन के। हाँ, मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कैलोरीज का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी को हम ज्यादातर कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैलोरीज में, ठीक है। तो वो चीज बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे बात जो बता रहा था कि कंजम्पशन के बेसिस पे अगर चेक करेंगे, कंजम्पशन के बेसिस पे चेक करेंगे तो रूरल एरिया में 816 रुपए से जो नीचे कंजम्पशन करेगा पर्सन पर मंथ, तो वो क्या आ जाएगा हमारा पॉवर्टी लाइन के अंदर, और अर्बन एरिया में यही लिमिट 1000 रुपए है। उसी तरीके से कैलोरीज में आ जाएगा, रूरल एरिया में 2045, और सॉरी, अर्बन एरिया में 2045 की लिमिट है, इससे कम करेगा तो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएगा, और 2435 रूरल एरिया की लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह दे रखा है, इसको ना मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, बस वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंटर स्टेट कंपेरिजन एंड रूरल अर्बन पिक्चर, मतलब है बोल रहा है कि इंडिया में ट्रेंड क्या था पॉवर्टी का, मतलब जब से इंडिपेंडेंस मिली है इंडिया को तब से पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है, उसके बाद कंपैरिजन करा गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और रूरल अर्बन पिक्चर क्या है यहाँ पर देखो। अबाउट 70% पीपल, दैट इज 34%, sorry, about 70 crore people, that is 34% of total population lived below poverty line during 1960-61. It declined to 21.9% in 2011-12। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है बेसिकली कि जब 1960-61 के टाइम पे चेक किया गया था तो उस टाइम पे 34% जो पॉपुलेशन थी पूरी पॉपुलेशन की वो क्या थी, पॉवर्टी के नीचे आती थी, लेकिन 2011-12 में जब चेक किया गया तो कितना ये परसेंटेज बचा, 21.9%। मतलब पॉवर्टी से लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे, मतलब वो अपर क्लास की तरफ बढ़ने लगे, थोड़े थोड़े अमीर होने लगे वो, ठीक है, ऐसे समझो। अब यहाँ पर जो ये दे रखा है आपको ये वाला हिस्सा, इसे सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क करना है इतने को, ठीक है। इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, तो स्टेट्स के नाम एग्जाम में आ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तृप्ति आवाज आ रही है ना, हो ना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम देखेंगे किसके बेसिस पे, पॉवर्टी लाइन से नीचे, और वो क्या है स्टेट टू स्टेट अलग अलग होती है, वेरीज मतलब डिफर करती है। हाईएस्ट इन रिपोर्टेड इन यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा अब गरीब लोग रहते हैं, वो कौन कौन से स्टेट है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर सबसे लोग क्या है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, मतलब गरीब लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। रूरल पॉवर्टी एज आवर poverty, although there is a significant decline in both with reference to underdevelopment of Indian economy and reference to unequal distribution of income। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो पॉवर्टी लाइन है वो चेंज होती जा रही है, और वो कैसे हो रही है, इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट की वजह से पहले बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, और इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, इन सब चीजों की वजह से क्या है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम और मध्य प्रदेश, इन जगहों में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मतलब रीजन क्या है पॉवर्टी के, तो पहला हमारे पास आता है रेफरेंस टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब ये मेन हेडिंग हो गई, उसके अंदर ये जो 5-6 पॉइंट दे रखे हैं ये अलग है, ठीक है। तो पहली बात हो रही है कि इंडियन इकोनॉमी से रेफर, अगर इंडियन इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट पे देखें तो कैसे पॉवर्टी फर्क पड़ रहा है, तो देखो, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब अगर कंट्री की नेशनल इनकम ही कम होगी तो वहां पे पॉवर्टी ज्यादा हो जाएगी, मतलब नेशनल इनकम का मतलब क्या है, लोगों के पास जो कंट्री की इनकम है उसकी कम है, मतलब इनकम कंट्री के पास पैसा ही कम है, जब कंट्री के पास पैसा कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों के पास भी पैसा कम होने लगेगा, तो जिससे क्या होगी, पॉवर्टी बढ़ने लगेगी। कंपेयर टू द पॉपुलेशन साइज द नेशनल इनकम वाज वेरी लो एंड एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम वाज लो टू। मतलब पॉपुलेशन के अगर कंपैरिजन करा जाए तो नेशनल इनकम क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है,
और जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या है, बहुत ही कम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन की इनकम कितनी है, एक पर्सन की टोटल इनकम कितनी है, उसे पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। तो वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि देखो एक पर्सन की इनकम है, 100 लोगों की इनकम इकट्ठी करी जाएगी तभी तो पूरी कंट्री की इनकम बनेगी, उसे क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम। तो जब एक पर्सन की इनकम कम होगी तो जिसकी वजह से क्या होगी, नेशनल इनकम भी कम होती जाएगी। उसका आता है लो ग्रोथ रेट। लो ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि जो रेट ग्रोथ रेट है, किसी भी चीज का ग्रोथ रेट आप कह सकते हो, वो क्या है, हर चीज में कम है। जैसे कि हमें नीचे बोल रखा है, ग्रोथ रेट of economy very low during 5 first year plan in India because the growth rate of GDP was low too as a result per capita income sustained poverty। मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो ग्रोथ थी वो भी क्या थी, बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से क्या होने लगी, इंडिया की भी जो ग्रोथ थी बहुत ही कम होने लगी, वॉज लो टू एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम सस्टेन पॉवर्टी। और जिसकी वजह से क्या होता है, पर कैपिटा इनकम भी क्या होने लगी, कम होने लगी, जिससे पॉवर्टी क्या होने लगी, सस्टेन होने लगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा वहीं पे स्थिर होने लगी। मतलब एक ऐसा लेवल आ गया कि ना पॉवर्टी कम हो रही थी, पॉवर्टी कम तो हो ही नहीं रही थी, बस बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। तो समझ में आ गया ये पूरा। नेक्स्ट आता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलर। हाँ, 5 ईयर प्लान का मतलब है कि हर 5 साल में प्लान बनाया जाता है कि इस साल पांच, मतलब इन 5 सालों में क्या करा जाएगा। ठीक है, ये जब सेकंड चैप्टर कराऊंगा ना उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा। 5 ईयर प्लान उसमें बता रखे हैं। तो 5 ईयर प्लान का बेसिकली मतलब इतना होता है कि हर 5 साल बाद प्लान बनाया जाता है कि आने वाले 5 सालों में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, हाँ, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, मान के चलते हैं हमें 2021 में क्या बनाना है, 5 ईयर प्लान बनाना है। तो 2021 के बाद जो 5 साल आएंगे, मतलब 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 तक, इन 5 सालों का प्लान हमें आज बनाना पड़ेगा 2021 में। और हम सोच, हाँ, हमें इन 5 सालों में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, मतलब कहाँ का खर्चा होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तृप्ति, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, समझ में आ गया ना ये? न- हाँ, अच्छा, अच्छा, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ये वाला नहीं हो पाया। तो लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम, मतलब यहाँ पे क्या है कि कंट्री की नेशनल इनकम जब कम होती जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्री की पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। कंपेयर टू द पॉपुलेशन साइज द नेशनल इनकम वाज वेरी लो एंड एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम वाज लो टू। मतलब अगर हम पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखेंगे तो नेशनल इनकम क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर पर्सन वहाँ पे काम ही कर रहा होगा, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन में छोटे बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, तो ये लोग काम नहीं करते ज्यादातर, जो भी ये लोग काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन काम कौन करते हैं, जो आपके 24 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक के, आप मान के चल सकते हैं इतने एज तक का जो डिफरेंस होता है, यहाँ तक के लोग काम करते हैं। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थोड़ी ना है कि इन लोगों की, है ना, ये जो 24 से 50 तक के जो पॉपुलेशन है ये इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन की टोटल इनकम कितनी है, कि एक पर्सन कितनी इनकम कमा रहा है, तो उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। आई बात समझ में अब? नेक्स्ट आता है हमारे पास हैवी प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशन। अब मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उससे भी क्या होगी, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। मतलब एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ मेनली ड्यू टू फॉल इन डेथ रेट देयर वॉज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लिमिटेड सप्लाई लीडिंग टू पॉवर्टी। मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन जितनी जल्दी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, जो डेथ रेट है वो कम होने लगा। डेथ रेट का मतलब क्या है, जो लोग मर रहे हैं उनकी जो संख्या है, मतलब जो उनके नंबर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। मतलब लोग अब ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एंड देयर वाज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लिमिटेड सप्लाई। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो तो हमें पता ही है लिमिटेड है, तो अब रिसोर्सेज की डिमांड भी क्या होने लगी है, ज्यादा होने लगी है। कि लोगों के पास हम सामान कम है लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से भी क्या होती है, पॉवर्टी होती है। ठीक है, फिर आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस। मतलब
इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, महंगाई का एक सर्कल बना हुआ है, स्पाइरल जैसे आपने देखा होगा पीछे वायर टाइप सा होता है कि बढ़ते घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। उसी तरीके से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को हम कह सकते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाता है। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस की किसी भी चीज का प्राइस हो गया, वो क्या होता है धीरे धीरे कंसिस्टेंट राइज से बढ़ता जाता है। ड्यू टू दिस द पीपल हु आर जस्ट मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन टेंड्स टू फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लोग बिल्कुल जरा सा पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे आप इसे ऐसे समझो कि ये हमारी पॉवर्टी लाइन हो गई ये वाली, इस और इसके ऊपर कुछ लोग हैं हमारे पास जो क्या हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लाई करते हैं बिल्कुल जरा सा इसके ऊपर। कलर कहाँ गया इसका, कुछ लोग यहाँ पर लाई करते हैं बिल्कुल बस इतना सा यहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, और जो रेड वाली लाइन है ये वो लोग हैं जो इसके ऊपर लाई करते हैं। तो हम ये माना जाता है कि जो ये रेड वाले हैं ये भी क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे ही माने जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जरा से ही ऊपर है, तो उनको बस थोड़ा सा धक्का चाहिए वो नीचे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अचानक से अगर महंगाई बढ़ जाती है और लोग जो सिर्फ जरा सा ऊपर है, मार्जिनली ऊपर है पॉवर्टी लाइन से, तो वो भी क्या हो सकते हैं, अचानक से नीचे आ सकते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर ही आ सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली लीड्स टू पॉवर्टी। ठीक है, मतलब पहली बात आपको देखो, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, जिस टाइम मैं लास्ट क्लास उस वाले मेथड में बताया भी था, याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो आप इसमें पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिखा क्या है, पॉवर्टी क्या है, एक रिफ्लेक्शन है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। मतलब बेसिकली क्या है, एक कंट्री में जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी एक कंट्री में क्या होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, लोगों के पास काम नहीं होगा, तो उसकी वजह से बेसिकली होगा क्या, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी हो जाएगी, मतलब वो गरीब हो जाएंगे, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट किसकी तरफ लीड करते हैं, सीधा पॉवर्टी के बेसिस पे लीड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसी कि लोगों के पास कभी जॉब है कभी जॉब नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो एक पर्सन को मिलने चाहिए 20,000 रुपए, लेकिन वो काम कर रहा है 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में। जैसे कि आज की जो सिचुएशन है, जो पेंडेमिक के टाइम की सिचुएशन है, जो लोग क्या कहते हैं जॉब कर रहे हैं, वो जिनको पहले 15-20 हजार रुपए मिलते थे, आज उनको हाफ सैलरी दी जा रही है। तो ये चीज क्या हो जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि लोगों के पास अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं, काम मतलब जॉब तो है लेकिन वो क्या करते हैं, कम रेट पे काम कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, रोहित आवाज आ रही है, रोहित है नहीं क्या? ठीक है, भाई साहब ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ कैपिटल मींस लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी विच मींस लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू पॉवर्टी। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस नहीं चला पाते हैं, जब बिजनेस नहीं चलेगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, और जो लोगों को काम नहीं मिलेगा तो क्या होगी, पॉवर्टी दोबारा से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारे हम रीजन देख रहे हैं पॉवर्टी के लिए। उसके आता है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेलरेट द जीडीपी ग्रोथ, स्किल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड व्हिच इंडिया लैक्स एंड देयरफॉर इंडिया फेल टू टैकल पॉवर्टी। मतलब लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, लोगों के पास पैसा तो है लेकिन लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, मतलब एफिशिएंट बिजनेसमैन नहीं है, या फिर बिजनेसमैन है तो उनके पास स्किल नहीं है ताकि वो क्या कर सके, अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सके। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिचुएशन बताऊं, लाइव सिचुएशन। जैसे कि आपने सुना होगा अंबानी, ठीक है, तो एक है मुकेश अंबानी और एक उसका भाई है अनिल अंबानी।
अब मुकेश अंबानी जो है उसके पास देखो इतनी ज्यादा, उसके पास मतलब इतनी ज्यादा स्किल है, उसके पास इतना ज्यादा अच्छे कह सकते हो इतना पैसा है, और उसके पास मतलब अच्छी टीम है, आप ऐसे कह सकते हो उसके पास अच्छी टीम है लोगों की, जिससे क्या हो रहा है उसका प्रॉफिट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो नई नई कंपनियां खोलते जा रहे हैं, नए नए बिजनेस खोलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वो नए नए अपना बढ़ाता जा रहा है बिजनेस। ठीक है, और वहीं उसका जो दूसरा भाई है अनिल अंबानी, अनिल अंबानी क्या है, उस जब ये दोनों क्या कहते हैं अलग अलग हुए थे, तो दोनों के पास जो वेल्थ थी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। अनिल अंबानी उस टाइम पे बहुत ज्यादा अमीर था, मुकेश अंबानी बहुत ही ज्यादा गरीब था, मतलब इतना ज्यादा गरीब भी नहीं था, उसके पास पैसे कम थे अनिल अंबानी से। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जो अनिल अंबानी है, जो दूसरा वाला भाई है मुकेश अंबानी का, वो जो है वो बिल्कुल ही गरीब, मतलब बहुत ही ज्यादा उसके पास पैसे, ऐसे कह सकते हो बहुत ही ज्यादा उसका मतलब बिजनेस चल नहीं रहा है। वो गिनी चुनी जगह पर ही बस आपका क्या कहते हैं इन्वेस्ट करता है, और गिनी चुनी जगह पे उसका बिजनेस चल रहा है, और उसका जो प्रॉफिट वगैरह है वो माइनस में जा रहा है, मतलब वो लॉस में जा रहा है। और वहीं जो मुकेश अंबानी है वो क्या, उसका जो प्रॉफिट है जो सब वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, जो कौन है, मुकेश अंबानी है। और जो उसका भाई है अनिल अंबानी, वो एक एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो मुकेश अंबानी है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्रोथ होती जा रही है, जिससे कंट्री की ग्रोथ हो रही है। और जो अनिल अंबानी है वो क्या हो रहा है, वो उसकी खुद की बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचता जा रहा है, पॉवर्टी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो। आई बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, मतलब इतना मतलब ऐसे कह सकते हो जो उसके बिजनेस वगैरह हैं, उसके क्या कहते हैं जितने भी बिजनेस वगैरह उसमें जो प्रॉफिट है वो ना के बराबर हो रहा है। जो कंपनी वगैरह है उसकी जो चल रही है, उसमें जो बिजनेस प्रॉफिट है उसमें बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि रिलायंस का जो, रिलायंस की जो सिम आती थी पहले, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन, वो उसका है। जो पहले रिलायंस का जो दोनों इकट्ठा होता था, अब वो रिलायंस उसका नहीं बचा। हाँ, अब रिलायंस जियो हो गया है मुकेश अंबानी की तरफ से, और जो रिलायंस जो कम्युनिकेशन है वो अनिल अंबानी की तरफ से है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में अनिल अंबानी है, और शायद ट्रांसपोर्टेशन में है। तो ये दो तीन जगह पर ही है अनिल अंबानी। ठीक है, लेकिन जो मुकेश अंबानी है ये बहुत जगह पे है ना। ये देखो जियो, इसकी रिलायंस जियो है, उसके बाद रिलायंस के इतने सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप मतलब सब्जियां वगैरह मिलती हैं। ठीक है, जियो मार्ट भी है, ऑनलाइन इसने अपना स्टार्ट कर रखा है, बहुत सारी चीजें इसने कर रखी है। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा, जिसने ज्यादा बिजनेस बढ़ा रखा होगा, और प्रॉफिट किसका कम होगा, जिसका प्रॉफिट कम होगा, है ना, वो चीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, सर्टेन आउटडेटेड ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन हिंडर द चेंज इन इकोनॉमी ड्यू टू विच द ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी प्रिवेल्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या कहते हैं पुराने बेसिस है, मतलब मान के चलते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, उस टाइप की चीजें भी पॉवर्टी की तरफ धक्का देती है। कैसे? जैसे कि कुछ आउटडेटेड ट्रेडिशंस है या इंस्टीट्यूशंस है, हिंडर द चेंज इन इकोनॉमी, मतलब लोग बदलना नहीं चाहते इकोनॉमी को। मतलब लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि आप ऐसे मान सकते हो, जैसे कि गांव में जाते हो जाओगे तो आप गांव में लोगों को अगर हम मोटिवेट करें कि आप इसमें नई मशीनें यूज करो, आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह यूज करो, तो बहुत जगह पे वो क्या करेंगे, मना कर देंगे, वो बोलेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हम सदियों से ये बैल के सहारे ही हम खेती करते आए हैं, हम यही करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती इन सारी चीजों की वजह से। ठीक है, क्योंकि और आप इसमें दूसरा एग्जांपल ऐसे कह सकते हो, जैसे खाद वगैरह होती है, हर आज तक जो खेती से खाद लगती आई है वो ऑर्गेनिक खाद ही लगती आई है, लेकिन आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह भी आने लगे हैं, मतलब जो क्या कहते हैं रेडीमेड खाद आती है वो भी आने लगी है। तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते, जबकि वो ज्यादा फायदेमंद है। जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक तो है ही फायदेमंद, लेकिन उससे बराबर के लेवल की वो नई वाली जो खाद है जो कंपनी बना के बेचती है वो हो सकती है, लेकिन लोग क्या चाह बोलते हैं, हम ये नहीं बन डालेंगे क्योंकि हो सकता है वो सोचते हो कि हमारी जमीन खराब हो जाएगी, हम जिंदगी से यही करते चाहें, ये सारी चीजें, तो इनसे ग्रोथ नहीं हो पाती इन सब चीजों की वजह से, जिससे क्या होता है पॉवर्टी बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अंडर डेवलप्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड पॉवर्टी। मतलब जितना ज्यादा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, खराब होगा, उतनी ही क्या होगी, कंट्री की ग्रोथ भी धीरे होती जाएगी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कंट्री में अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन कंट्री का अच्छा नहीं है, या फिर दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है कंट्री की, तो ये सारी चीजें जब जितनी ज्यादा खराब होंगी तो कंट्री की ग्रोथ भी क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोनों को? ठीक है। रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर इनकम के बेसिस पे देखा जाए
कि पॉवर्टी में क्या क्या, पॉवर्टी किस वजह से बढ़ती है, तो यहाँ पे वो भी चीज दे रखी है। रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब पॉवर्टी कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो पॉवर्टी है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बेसिस पे भी हम पढ़ सकते हैं, मतलब उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट just the poverty shows that not just the poverty but also is a reflection of widening gap between the rich and the poor class। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अनडिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों की जो है, जो रिच क्लास में है उनकी इनकम अलग है, पुअर क्लास में जो उनकी इनकम क्या है अलग है। तो उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का गैप होगा उसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? थ्रू जीडीपी ग्रोथ, कि जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है, कि जितनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी तो उतने ही अमीर लोग क्या होंगे और अमीर बनेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा थ्रू एंड बाय इम्प्रूविंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या कर सकते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के, कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे कि जो इनकम लेवल है वो सबका क्या करा जाए, बराबर करा जाए, कि अमीर लोगों को भी इनकम इतनी ही मिले जितनी पुअर लोगों को मिल रही है। मतलब इसे उल्टा कह सकते हो कि पुअर लोगों को भी इनकम इतनी ही मिले जितनी अमीर लोगों को इनकम मिलती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, या और दूसरा आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, जिससे क्या होगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो सके। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा दिक्कत होगी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा आता जाएगा और गरीब लोगों के पास पैसा कम आता जाएगा। वहीं अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा अमीरों के पास है वो धीरे धीरे बाहर आएगा मार्केट में, वो पैसा कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, गरीब लोगों की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, मतलब जो पुअर लोग हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो धीरे धीरे क्या हो सके, बढ़ सके, पॉवर्टी लाइन के बाहर जा सके और वो रिच की तरफ बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना तृप्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये होता क्या है। मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने के क्या क्या मेजर्स हैं। तो पहला देखो, थ्रू जीडीपी ग्रोथ, पहली चीज क्या है कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दे। Increase in GDP growth leads to new employment opportunity. Greater the employment, more the inclusive growth, meaning lesser poverty। मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, जॉब्स वगैरह निकलेंगे, जो जितनी ज्यादा जॉब्स मिलेंगी उतनी ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, और जब जितना ज्यादा पैसा बढ़ता जाएगा पॉवर्टी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर, मतलब जो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो फिजिकल में जो पॉवर्टी क्या कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो अभी हमने ऊपर देखा था ना कि अमीर लोगों को अलग पैसे मिलते हैं, गरीब लोगों की इनकम अलग है, अमीर लोगों की इनकम अलग है। तो उसको क्या करना है हमें, फिजिकल और लेजिस्लेटिव मेजर से क्या कर सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेजर मतलब जैसे कि पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन सब्सिडीज रेफर्स टू फिजिकल मेजर, मतलब जितने भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, या फिर जितनी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इन चीजों को क्या बोलते हैं, फिजिकल मेजर बोलते हैं। ठीक है, तो हाई टैक्स ऑन रिच एंड टैक्स एग्जम्पशन फॉर पुअर, मतलब अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए और जो गरीब लोग हैं उनको क्या करा जाए, एग्जेम्प्ट किया जाए टैक्स से। एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या है, उनको उनसे टैक्स ना लिया जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक धीरे धीरे लेवल बराबर होता जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सब्सिडीज टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कैपिटल ग्रांट्स ऑफर टू पुअर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो गरीब सेक्शन है, पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको क्या करा जाए, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए। हेलो, हाँ, अब आ रही है आवाज? अरे वो का पता नहीं क्या हो गया, नेट अचानक से बंद हो गया मेरा, तो वो इसलिए दिक्कत आ गई। चलो फटाफट से देख लेते हैं 10 मिनट में। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कि मतलब अमीर लोगों में जितने ज्यादा इनकम होती जा रही है, गरीब लोगों को इनकम कम होती जा रही है, तो उस चीज को ठीक करने का क्या क्या तरीका है। तो पहला तरीका है फिजिकल मेजर, दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। ठीक है, तृप्ति आवाज आ रही है आपको? तृप्ति, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
तो पहला है हमारे पास फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स लगाया जाता है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है, ये सारी चीजें क्या होती है, फिस्कल मेजर्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो अमीर लोग है उस पर हाई टैक्स लगाया जाए, रिच पर, और जो पुअर लोग है उन पे क्या करा जाए, एग्जेम्पशन दी जाए। एग्जेम्पशन मतलब उनसे टैक्स ना लिया जाए। और दूसरी यहाँ पे बोल रखी है कि सब्सिडीज दी जाए पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, मतलब उनको सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाए। या फिर कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट मतलब एज अ पैसे के टर्म्स में उनको क्या, कि पैसे के टर्म्स में या फिर सीधा घर वगैरह देने के लिए उनको डोनेशन दिया जाए, ताकि वो क्या कर सके, अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो वो क्या कर सके, अपने घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सके, या फिर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कुछ बिजनेस वगैरह या काम वगैरह स्टार्ट कर सके। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिस्कल मेजर्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर का मतलब होता है refers to minimum wages act where employee have to mandatorily offer minimum wages to employee, for example price floor and right to education। मतलब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव से मतलब यहाँ पे लिख लो आप, इस लेजिस्लेटिव को हम कह सकते हैं लॉ। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो कानून है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मेजर है। तो पहला है हमारे पास रेफर्स टू मिनिमम वेजेस। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, एक एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, वेयर एम्प्लॉयर्स हैव टू मैंडेटरीली ऑफर मिनिमम वेजेस टू एम्प्लॉय। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉय को, मतलब एक बिजनेस जो भी आप काम कर, एक एम्प्लॉयर है जो काम करवा रहा है उसको, एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ मिनिमम वेजेस देने ही पड़ेंगे। मतलब एक लिमिट सेट कर रखी है कि आप इतने रुपए से कम नहीं दे सकते एक पर्सन को काम करने के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, लिमिट सेट कर रखी है, आप उतने से कम उस पर्सन को नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे कि मान के चल, अभी जैसे जो लिमिट चल रही है, जो कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं लोग, उनकी जो लिमिट है वो अराउंड 12,000 की तरफ है। कि मतलब अगर कोई भी पर्सन जॉब करने जाएगा तो उसे कम से कम 12,000 रुपए सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, और उसके ऊपर अब बात की बात है, लेकिन 12,000 तो मिनिमम सैलरी उसे देनी ही पड़ेगी, ये मिनिमम वेजेस एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इससे कम कोई पर्सन देता है या कोई एम्प्लॉयर देता है तो आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कि लॉ मतलब शिकायत कर सकते हो इसमें। ये मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शिकायत कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रू पॉपुलेशन, सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। यहाँ पे पॉवर्टी की बात तो कैसे मेजर करी जाएगी, यहाँ पे अभी जो देख रहे थे ना, पीछे टॉपिक जो देखा था हमने, ये वाला, कि पॉवर्टी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो था हमारे पास ये थ्रू जीडीपी। दूसरा पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जो तीसरा पॉइंट है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारे पास थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। मतलब अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो इससे भी क्या होगी, पॉवर्टी कम होती जाएगी। कैसे, रिडक्शन द साइज ऑफ लेबर फोर्स दैट फर्दर विल करेक्ट द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड कैपिटल स्टॉक। मतलब क्या करेंगे, जो लेबर फोर्स है उसका साइज क्या करेंगे, हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। लेबर फोर्स का मतलब है जो बेसिकली जो लेबर जो होते हैं उनका जो क्या करेंगे, जो साइज है, मतलब जो उनके नंबर्स ऑफ लेबर हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो इन दोनों के इनके बीच में जो इम्बैलेंस है, किसके बीच में, लेबर सप्लाई और कैपिटल स्टॉक, उसको हम खत्म करेंगे तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब बेसिकली क्या है, कैपिटल स्टॉक मतलब लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है लोगों को देने के लिए, जो काम करने आ रहे हैं उनको देने के लिए। तो फिर लोग जो काम करने आ रहा है उसको तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो वो पॉवर्टी ही बढ़ती जाएगी, है ना। तो लेबर सप्लाई और जो कैपिटल स्टॉक है, इन दोनों के बीच का जो इम्बैलेंस है, मतलब जो बैलेंस खराब हो रखा है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ पुअर लाइफ। मतलब जो गरीब लोग हैं उसकी लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो मॉडर्नाइज और मैकेनाइज एग्रीकल्चर, मतलब उनको क्या कह सकते हैं, अपडेटेड मशीन्स या मॉडर्न मशीन्स वगैरह दे सकते हैं, जिससे क्या कर सके, एग्रीकल्चर में फायदा हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स को। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, जो छोटे कुछ कुछ बैंक्स होते हैं जो क्या कहते हैं, सिर्फ किसानों के लिए खुलते हैं, जहाँ पे किसानों का अकाउंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन मिल सकता है, ताकि वो अपने बेसिक जो भी नीड है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस सब चीजों को क्या कर सके, पूरा कर सके। या फिर ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड करके, लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, कि जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, उनको जमीन देकर भी क्या कर सकते हैं, हम लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल एंड इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि प्राइस लेवल और इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है, कि जैसे जो महंगाई वगैरह है उसको कंट्रोल में रखा जाए, और
पीडीएस मतलब जो, जिसे राशन कहते हैं, राशनिंग बेसिस पे जो सामान बढ़ता है उसे पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसको क्या करा जाए और इफेक्टिव करा जाए कैसे? प्राइस टू बी स्टेबलाइज व्हेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर गुड्स ऑफ मास प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड व्हेन दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फूड ग्रेन्स का या अदर गुड्स का, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसको क्या करना है, बढ़ाना चाहिए प्रोडक्शन को, और जो उनका प्राइस है उसको क्या करना चाहिए, स्टेबलाइज रखना चाहिए। मतलब प्राइस इतना ज्यादा महंगा ना कर दिया जाए कि गरीब लोग खरीद ही ना पाए। एंड व्हेन दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, और ये जो सामान है इनको क्या करा जाए, फेयर प्राइस शॉप्स के अकॉर्डिंग बांटा जाए। जैसे कि राशन की जो शॉप्स होती है उस पे जो राशन मिलता है बहुत ही सस्ते दामों पे राशन मिलता है, बहुत ही मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, आप कह सकते हो माइनर रेट पे मिलता है। लेकिन अभी जो न्यूज आई है, केजरीवाल ने बोला है दिल्ली में 2 महीने तक जिनका राशन कार्ड है उनको फ्री में राशन बांटा जाएगा। तो ये किस लिए करा जा रहा है, जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी वो हेल्प हो सके, उनको खाने पीने की दिक्कत ना की जाए, हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड ग्रेन्स एंड कोर्सेज क्लोथ टू बी प्रोवाइडेड सब्सिडाइज रेज अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट सुपरविजन। उसके बाद आता है फूड ग्रेन्स मतलब जो जैसे कोई पर्सन उसमें लगा हुआ है खेती में, तो वो फूड तो लेगा, मतलब फूड तो लेगा नहीं, लेकिन वो क्या कर सकता है, फूड ग्रेन्स ले सकता है, मतलब बीज वगैरह ले सकता है, जिससे क्या कर सकता है वो अपने खेती वगैरह कर सकता है। या फिर फूड ग्रेन्स को आप ऐसे कर सकते हो, कच्चा अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सारे प्रॉपर आपको रॉ अनाज दे दिया, इसके बेसिस पे आपको जो करना ही करो। या और साथ में कोर्स क्लोथ का मतलब क्या है, जो बेसिक कपड़े होते हैं लोगों को, वो कपड़े वगैरह भी प्रोवाइड कर दे सकते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहाँ गया, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। आवाज आ रही है दोनों को? हेलो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल चुप बैठे हो ना, मुझे लगा कि गए तो नहीं, चले तो नहीं गए। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या करा जाए, बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करा जाए, बढ़ावा दिया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस चलाए जा सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि एक पर्सन है वो क्या करता है, कढ़ाई का या बुनाई का काम करता है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कालीन वगैरह जो होते हैं ना, कारपेट वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होता है। तो इन सब चीजों में जो इनका अगर स्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, तो उस जो पर्सन इसमें ज्वाइन होगा उनको एजुकेशन भी दी जाएगी इससे रिलेटेड, और साथ में उनको अपना बिजनेस खोलने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो जिससे क्या होगा, इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। इरेडिकेट का मतलब आप लिख सकते हो रिमूव करना, ठीक है। तो रिमूव करना मतलब पॉवर्टी को रिमूव करना है, खत्म करना है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, बढ़ावा देना है कि अपना वो बिजनेस अपना खुद स्टार्ट कर सके। उसके बाद है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉवर्टी बाय जनरेटिंग द डिमांड ऑफ लेबर। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं मशीन से भी करे जा सकते हैं, और कुछ और साथ के साथ वो लेबर से भी करे जा सकते हैं। तो ऐसा कानून होना चाहिए, मतलब ऐसे पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए जिससे मशीनों का यूज कम करके क्या करा जा सके, लेबर को काम दिया जा सके, लेबर को ज्यादा काम दिया जा सके, जिससे क्या होगा, लेबर को काम मिलेगा और धीरे धीरे उनके पास पैसे आएंगे और वो पॉवर्टी वहां से खत्म होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन का मतलब क्या है, कि जो बैकवर्ड रीजन है कंट्री के, मतलब SC ST OBC ये सारे जो कास्ट हैं, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो कंसेशन फॉर बैकवर्ड रीजन्स टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो बैकवर्ड रीजन्स है इन पे क्या करा जाए, ज्यादा से ज्यादा कंसेशन दिया जाए, मतलब इनको ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए, ताकि वो क्या कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि अगर एडमिशन वगैरह भी आप जैसे लेने जाते हो किसी भी जगह पे, तो SC ST की फीस अलग होती है, OBC की फीस अलग होती है, जनरल की फीस अलग होती है। ये फीस अलग क्यों होती है, क्योंकि SC ST जो हो का मतलब इनके अंदर जो आते हैं वो लोग क्या कहते हैं, बहुत ही बैकवर्ड एरिया से होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कहते हो ट्राइब एरिया जिसको कहा जाता है, ट्राइब एरिया मतलब जो पहाड़ी एरिया वगैरह में जो लोग होते हैं वहां पर आते हैं, उन लोगों के पास इनकम का ज्यादा सोर्स नहीं होता। तो अगर उससे फीस भी ज्यादा चार्ज करी जाएगी तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी, ठीक है। तो इसलिए क्या करा जाता है, उनको कंसेशन वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके,
इन चीजों में आगे बढ़ सके और अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके, अपने खुद के बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह स्टार्ट कर सके, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे इस चीज का ना गलत फायदा भी उठाया जाता है कि जो SC ST जो मतलब अच्छे बैकग्राउंड से, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, कंसेशन वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजर्विंग पर्सन को वो चीज नहीं मिल पाती है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब जो यहाँ पे देखो जो दे रखा है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यहाँ से लेकर आपका ये देखो इसमें जो प्रोग्राम्स दे रखे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ये भी हैं, और साथ में मैंने भी कुछ लिखवाए थे लास्ट में प्रोग्राम, ये रहे। ये देखो ये सारे प्रोग्राम मैंने लिखवाए, मतलब बोले थे मैंने उन लोगों को लिखने के लिए, तो उन्होंने लिख के दिए थे, तो मैंने इनको PDF में ही ऐड कर दिया है। तो बेसिकली ये है क्या चीज, ये है मतलब ये सारे जो प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम्स किस लिए लिए गए हैं, ये सारे जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, ये बेसिकली दो रीजन की वजह से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। पहला रीजन है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, दूसरा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इन प्रोग्राम्स के ऊपर, ठीक है। कोई सा भी एक प्रोग्राम का नाम पूछ लेंगे आपसे और आपसे बोलेंगे लिखो इनके ऊपर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको इनके अंदर क्या क्या पता होना चाहिए वो सुन लो। आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुए थे, मतलब कौन से ईयर में आए थे, और साथ में ये पता होना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। जैसे कि पहला आप देखो इसमें क्या लिखा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यहाँ पे बोल रखा है। तो यहाँ इसका ये है नाम पूरा, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरिया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल एरिया है वहां से पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये करा कैसे कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको स्टेब्लिश किया गया, भले ही वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो या फिर इकट्ठा मतलब लोगों ने मिलकर काम करा हो या अकेले काम करा हो तब। और ये लॉन्च कब हुआ था, अप्रैल 1999 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, पेज नंबर 3 से लेकर ये जहां तक खत्म हो रहा है ये आप खुद पढ़ना है। और नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप इसमें मुझसे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने लायक, इसमें बस आपको डेट दे रखी है, ऑब्जेक्टिव दे रखी है, बस ये। तो आप ये खुद पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है अब आपको? हेलो, समझ में आया क्या बताया मैंने? मैं नोट्स अभी तेरे को भेज दूंगा, फिर इसमें से पढ़ लियो, ठीक है। तृप्ति, समझ में आ गया क्या करना है आपको? हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट परसों क्लास होगी हमारी सेम टाइम पे, ठीक है। परसों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इसका। हाँ ये खत्म, ये चैप्टर इतने ही छोटे छोटे हैं, इसमें एक एक क्लास में एक एक चैप्टर खत्म करेंगे हम इसका, ठीक है। कभी कभी हो सकता है एक चैप्टर कोई चैप्टर बड़ा निकल जाए तो दो क्लास लग सकती है, लेकिन बेसिकली कभी हमेशा जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये सारा का सारा, ठीक है। हाँ मतलब ये ना समरी है, ये प्रॉपर चैप्टर नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ये समरी है, क्योंकि प्रॉपर चैप्टर पढ़ोगे तब भी आपको यही पढ़ना है उसमें, और जो समरी है वो भी यही पढ़ना है, और प्रॉपर चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको प्रॉपर चैप्टर नहीं करवा रहा, आपको बेसिकली समरी करा रहा हूँ। हाँ समरी करा रहा हूँ, और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर हैं, अलग से नोट्स दिए हुए हैं मैंने, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं मार्क कराता जाऊंगा, आपको एग्जाम में वही पढ़ने हैं। मैं तभी पता है हाँ यही तो दिक्कत है, मैं तभी तुमसे कह रहा था उसी टाइम पहले ही कि आप मतलब क्या कहते हैं फोटोकॉपी करवा लो इसका, आपने पैसे ही नहीं दिया है करवाने को, मेरे पे भी थे नहीं, वरना मैं आपको करवा के दे देता। अभी आपके पास नोट्स होते प्रॉपर इसके। मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। बस जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बुक से करने पड़ेंगे, क्योंकि बुक मेरे पास भी नहीं है उसकी, और उसकी PDF भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आंसर एक्चुअली ना बुक से फोटोकॉपी करा के दिए है मैंने सबको, ठीक है। तो बुक मेरी ट्यूशन में रखी हुई है, और वैसे ही मैं अगर बुक निकाल भी लाऊंगा वहां से तब भी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, है ना, दुकानें बंद है तो फोटोकॉपी भी नहीं हो पाएगी और आप लेने भी नहीं आ पाओगे, ये दिक्कत है। चलो फिर मैं देखता हूँ, अगर ऐसे शॉप वगैरह कोई जहाँ पे मैं करवाता हूँ अगर खुली होगी तो मैं करवा दूंगा, वरना फिर मुश्किल है अभी हो पाए, है ना, क्योंकि दुकानें तो सारी ही बंद चल रही हैं अभी। हाँ इसीलिए। हाँ तब दे पता मैं बता दूंगा, तब तक आप सिर्फ जो समरी मैं आपको भेजता रहूंगा, साथ के साथ जो चैप्टर होता जाएगा वो भेजता रहूंगा, वो आप वो पढ़ते रहना, ठीक है। और पढ़ते रहना इसको, ये जितना जल्दी पढ़ोगे ना उतना जल्दी समझ में आएगा ये आपको, ठीक है, कि छोड़ते जाओगे तो फिर छूट ही जाएगा। ओके, चलो फिर।
क्या? हाँ, वो तो एक्चुअली इसलिए हो रखा है ना, क्योंकि वही कोरोना वगैरह के चक्कर में है, प्लस उनको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता उनको, मतलब 1 साल से कम टाइम मिलता है करने के लिए। तो वो सारे एग्जाम, अब जैसे सारे एग्जाम अगर पोस्टपोन कर देंगे, तो एक बार में अगर एग्जाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबको ऐसे ऐसे शेड्यूल करा जाएगा कि धीरे धीरे सबके एग्जाम हो सके। तो आप मान के चलो कि आपके एग्जाम अब ज्यादा डिले नहीं होंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जून या जुलाई में आपके एग्जाम हो जाएंगे। मैक्स टू मैक्स जुलाई तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। पिछले साल भी जुलाई तक सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। तो वही आप मान के चलो कि आपके एग्जाम जुलाई तक हो जाएंगे अच्छे से। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।